आज की क्लास है राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय के अवधारणाएं और राष्ट्रीय आय के अंग या राष्ट्रीय आय में जो जो शामिल किए जाते हैं वो कंपोनेंट्स। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ वैसे तो 5 हैं, लेकिन मुख्यतः 3 हैं। अगर टाइम रहेगा तो आगे भी पढ़ा देंगे, नहीं तो मुख्यतः 3 हैं जिनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में तो ये मिलाया जाता है कि मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लगान प्लस लाभ सारा मिला दिया जाता है। जब ये सारा मिला दिया जाता है तो अब क्या आवश्यकता रह गई है मापने के लिए। अब जब सब कुछ हम पहले ही जान गए हैं तो मापने की अब ज़रूरत क्या है, लेकिन है ज़रूरत है, ऐसी आवश्यकता है, बिना इसके हम नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि उसमें तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो उसमें क्या क्या शामिल किया जा रहा है। जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं डायरेक्ट कंपोनेंट्स को शामिल कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि किस तरह से किया जाए, उसका एक क्रम होना चाहिए, किस क्रम में ये किया जाए। तो अगर हम उसको एक क्रम में करेंगे तभी वो सही तरीका होगा। तभी इसीलिए जो है हमें ये पढ़ने को पढ़ा जाता है, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। और इससे पहले हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि अवधारणाएँ क्या हैं। तो अवधारणाओं में हम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ा है कि अवधारणा जैसे जीडीपी है, तो जीडीपी एक देश के अंदर की बात कर रहा है, एक देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है उसकी बात कर रहा है। फिर जीएनपी है, पूरे देश एक देश है। फिर विदेशों से प्राप्त आय को भी उसमें जोड़ा जा रहा है। तो जब ये हमें पता है फिर भी हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। तो उससे कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमें राष्ट्रीय आय को मापने की जो विधि है वो इसलिए पढ़नी पड़ रही है कि हम उसको एक क्रम में पढ़ सकें कि क्या क्या उसमें शामिल किया जाए और किस क्रम में शामिल किया जाए और क्या ना शामिल किया जाए। तो बस आप इसी की बात करते हैं। चलो उत्पादन विधि शुरुआत करते हैं, जिसको हम उत्पादन संगणना विधि कहते हैं। संगणना में गणना करना या कैलकुलेट करना। तो उत्पादन विधि यानी प्रोडक्शन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ जो बहुत से उत्पादन के क्षेत्र हैं उन सारे उत्पादन के क्षेत्रों को मिला लिया जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए ले लें, अभी हमने कंपोनेंट्स पढ़ा था। अभी हमने जो कंपोनेंट्स पढ़ा था उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र पढ़ा था। तो तीनों जो है तीनों में उत्पादन होता है। ऐसा तो है नहीं कि केवल एक में उत्पादन होता है। यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि या उससे संबंधित जो भी प्रोडक्शन होते हैं उनको शामिल किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण और विनिर्माण है, उनको शामिल किया जाता है। और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है, उसमें सेवाओं को मिला लिया जाता है। तो अगर हम इन सब को जोड़ लेंगे तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। अर्थात राष्ट्रीय आय की अगर हमें गणना करनी है तो हमें प्राथमिक क्षेत्र में जितना उत्पादन हुआ है वो सारे उत्पादन निकाल लिए जाएं, जोड़ लिए जाएं। द्वितीय क्षेत्र में जितने भी उत्पादन हुआ है उन सबको जोड़ लिया जाए। तृतीय क्षेत्र में जितना उत्पादन हुआ है उसको जोड़ लिया जाए। तो ये तीनों से जो हमें प्राप्त होगा, तीनों से जो उत्पादन हमें टोटल मिलेगा वो हमारा उत्पादन संगणना विधि कहलाएगा और यही राष्ट्रीय आय होगी। इन तीनों से जो प्राप्त होगा वो हमारी राष्ट्रीय आय होगी और इसी को उत्पादन संगणना विधि कहते हैं। ठीक है, इसमें विदेशों से भी प्राप्त आय को जोड़ा जाता है, अर्थात x माइनस m। और उत्पादन जो भी होगा वो शुद्ध होगा। अब शुद्ध का मतलब क्या है? शुद्ध का मतलब यह है कि उसमें जो हमारी लागतें हैं और जो हमारी जो अदर खर्चे हैं या जो उसको प्रतिस्थापित करने का, जैसे मान लो मशीनें हैं, प्रतिस्थापित करने का जो खर्च है या मूल्यह्रास है, वो सारा का सारा निकाल दिया जाता है, तभी हमारी राष्ट्रीय आय वो होगी। अर्थात अगर हम इसको जोड़ दें और इसमें से मूल्यह्रास निकाल दें
ठीक है, चलिए अब हम आय विधि पढ़ते हैं। आय संगणना विधि क्या है? इनकम मेथड। आय विधि क्या है? वैसे इससे समझ में आ जा रहा है कि आय क्या है। आय का मतलब वही है जो हमें आय मिलती है, जो हम कमाते हैं, जो हमें अपने खर्चों को चलाने के लिए प्राप्त होता है, तो वही आय विधि है। उसी के तरीके से इसको हमें पढ़ना है। तो अब राष्ट्रीय आय की गणना हमें करनी है आय विधि से, तो उसमें क्या करना है? देखो, इसमें अगर हम इसको ये कह दें कि साधन लागत पर देश में प्रत्येक व्यक्ति की या जो भी टोटल इनकम होती है साधन लागत पर, वो हमारी पूरी की पूरी आय विधि से प्राप्त राष्ट्रीय आय है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय, और हमें पता है कि साधन 4 ही होते हैं। कौन कौन सा? एक तो भूमि, ये सब आप लोग पढ़ के रखिए, भूमि, पूंजी और श्रम और साहस, ये 4 ही साधन होते हैं। और इन साधनों को जो इनकम होती है वही जोड़ दिया जाए। इन साधनों को क्या इनकम होती है? भूमि को क्या मिलता है? लगान मिलता है। और पूंजी को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। और श्रम को क्या मिलता है? मजदूरी मिलती है या वेतन मिलता है। और साहस को क्या मिलता है? लाभ या हानि। अब इन चारों को अगर हम जोड़ दें तो ये हमें राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। लेकिन इसमें विदेशों से भी प्राप्त आय को जोड़ लिया जाए, x माइनस m, यानी शुद्ध आय को जोड़ लिया जाए। जब शुद्ध आय को जोड़ लेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ लेंगे, तो यही हमारी क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय आय हो जाएगी। तो अब इसके अलावा और कोई साधन तो बचता नहीं है कि उसको आय हो। तो जब इतने ही साधन हैं, इनको टोटल इनकम जो होगी वही राष्ट्रीय आय होगी। तो इसको हम कौन सी विधि बोलते हैं? आय विधि, इनकम मेथड। और आप देखिए कमियां क्या हैं दोनों। इसमें कमी यह है, ये सबसे बड़ी समस्या वही है दोहरी गणना की समस्या। अब जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र हमने तो मान लिया, लेकिन दिक्कत यह हो सकती है कि जो उत्पादन, जैसे मान लीजिए गेहूं का उत्पादन, बार बार हम ये एग्जाम्पल देते हैं, गेहूं का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में हुआ, और फिर आटे का उत्पादन द्वितीय क्षेत्र में हो गया, और रोटी का उत्पादन तृतीय क्षेत्र में हुआ। अब यहाँ पे परोसी जाएगी रोटी, तो अब रोटी यहाँ भी काउंट हुई, आटा यहाँ भी काउंट हुआ, क्योंकि निर्माण यहाँ पे उत्पादन हुआ, किसमें? निर्माण में। वहाँ पे मिल में आटे को बनाया गया, उत्पादन किया गया, और यहाँ कृषि से गेहूँ उत्पादित हुआ था। तो वही गेहूँ जो यहाँ पे तीनों जगह आया, तीनों जगह पे वो जोड़ा गया। तो अगर मान लेते हैं 2500 रुपये यहाँ था, तो यहाँ पे मान लेते हैं 2800 हो गया होगा, क्योंकि आटे से बनेगा तो कुछ बढ़ेगा ही। और यहाँ पे मान लेते हैं 3000 बढ़ा होगा। अब 2500, 2800, 3000, 25 या 75, तो 3 बार तो यही हो गया, फिर 3 और ये 5 बढ़ गया, 5 3 8, 75 8 83, 8300, 83। वही रेखी का उत्पादन बार बार जोड़ा गया, 8300 हो गया। तो ये कहाँ तक सही है? राष्ट्रीय आय सही नहीं आई, ये तो राष्ट्रीय आय हमारी गलत हो गई। अब राष्ट्रीय आय को सुधारा कैसे जाए? तो राष्ट्रीय आय को सुधारा तभी जा सकता है जबकि हम अंतिम उत्पादन को लें। अंतिम उत्पादन हमारा रोटी है, यानी केवल हम रोटी को जोड़ लें, या अगर हम प्राथमिक जगह पे ले रहे हैं, जैसे यहाँ हमने 2500 लिया, तो यहाँ भी 2500 घटा, जितना इसका मूल्य वृद्धि हुई होगी आटा बनाने में वो जुड़ जाएगा। 2500 घटा देंगे, यानी 2800 फिर बचा। अब यहाँ पे फिर 2800 घटा दें, कितना बचा? 200 बचा, यानी 2800 में 200 जोड़ देंगे तो फिर 3000। यानी हमारा चाहे तो हम इस तरह से, चाहे इस तरह से, दोनों तरीके से जैसे भी करेंगे, हमारे अंतिम उत्पादन को ही अगर राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है तो राष्ट्रीय आय सही होगी।
राष्ट्रीय आय गलत हो जाएगी। तो और दोहरी गणना की समस्या सबसे पहले है। और फिर इसमें देखते हैं आय विधि में। आय विधि में भी वही सिस्टम है कि जैसे ब्याज है, मान लीजिए लगान है, तो कुछ कुछ ऐसी जगह है जैसे मान लो इनको सही नहीं मिल पाता। मान लीजिए इनका उत्पादन 500 है जबकि अच्छी ज़मीन का उत्पादन 1000 हो सकता था। लगान इनको उतना ही दिया जा रहा है, कितना 500 यहाँ भी दिया जा रहा है और जो अच्छी ज़मीन है उसका भी 500 ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आय जो है वो असमान हो जाएगी। आय तो जो असमान है ही, लेकिन जो इसको वेतन मिल रहा है, जो इसकी कीमत मिल रही है, जो इसको आय प्राप्त हो रही है लगान को, वो सही नहीं है। तो इस तरह से इसमें भी समस्याएं हैं। तो इसकी समस्या कैसे दूर कर सकते हैं? इसकी समस्या को ऐसे दूर कर सकते हैं, सबका एक एवरेज निकाला जाए। ठीक है, तो ये दो अभी हमने देख लिया। अब थर्ड पे बात करते हैं, आधार पर कैसे राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। कि जैसे इसमें अगर हम लोग जितना भी व्यक्तियों का व्यय है सारा का सारा निकाल दिया जाए तो राष्ट्रीय आय मालूम हो जाएगी। अब हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं S = I। हम लोग बिल्कुल ये मान के चलते S = I, अर्थात जो बचत है वो हमारा इन्वेस्ट है, वो निवेश हो गया है। और जो आय है वो पूरी की पूरी, देखो यहाँ पे दो समीकरण होते हैं। एक होता है y = C + I और दूसरा समीकरण है y = C + S। अर्थात जो हमारी इनकम है वो उसके दो भाग हैं, एक उपभोग और दूसरा निवेश, या एक भाग उपभोग दूसरा बचत। अर्थात अगर इन दोनों से हम निष्कर्ष निकालें तो I = S, यानी I S के बराबर है। कैसे बराबर है? क्योंकि जब हम जितना हमारी टोटल इनकम थी उस आय में से हमने या तो कुछ भाग खा लिया और बाकी बच गया, तो ही काम करते हैं, या तो उपभोग कर लेते हैं या तो बचा लेते हैं। बचाएंगे तो उसको निवेश कर देंगे। यहाँ पे S को ऊपर कर लो, C को I को नीचे कर लो तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम या तो उपभोग करेंगे, जो हमारी आय है उस आय का या तो हम उपभोग करेंगे और या तो बचत करेंगे, यानी कुछ भाग उपभोग करेंगे और कुछ बचत कर लेंगे। इतना ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा समीकरण ये कह रहा है कि या तो हम उपभोग करेंगे और या तो हम निवेश करेंगे, इस दो के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि जो हमारी बचत होगी वही आय होगी, जो S होगा वही आय होगी। मान लो हमारी इनकम 500 रुपया है, उसमें से हमने 300 रुपये उपभोग कर लिया और 200 रुपये बचा लिया, 500 हो गई टोटल। अब इस 200 को हम क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि जेब में रखे रहेंगे, जेब में रख के घूमेंगे, बिल्कुल नहीं है। इसको हम या तो बचत कर लेंगे, बैंक में रख देंगे, और या तो दूसरा ऑप्शन है इसको हम निवेश कर देंगे, यानी दोनों से हमें उस पैसे से पैसा चाहिए तो उसको हम निवेश कर देंगे, यानी कि कुछ ना कुछ हम और कमाने के चक्कर में उसको लगा देंगे, और या तो बैंक में रख लेंगे कि चलो बैंक में रहकर कुछ ब्याज मिलता रहेगा। तो यही दो इसके कंपोनेंट्स हैं ये हमारी इनकम के। तो जितनी आय होगी हम उसको व्यय ही मान लेते हैं। भाई जितना हमारी आय थी, हमारी 500 आय थी, हमने 300 खा लिया, 200 बैंक में डाल दिया, यानी हमने टोटल व्यय कर दिया। अगर हम बैंक में रख रहे हैं तो नहीं तो निवेश कर दिया, यानी हमने खर्च कर लिया। और हमारा समीकरण भी है GNI = GNE, ग्रॉस नेशनल इनकम = ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर। जितना हम कमाते हैं उतना खर्च कर डालते हैं, और इक्वल टू NI, नेशनल इनकम। ये हमारा समीकरण होता है।
तो यहाँ पे जितना हमारा आय होगी उतना ही व्यय होगा। तो कुल मिला के इसको मान लो कि जो आय थी वही हमारी इनकम है, वही हमारी विधि इसमें पूरी लग रही है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसका समीकरण हम ऐसा लिख सकते हैं। ये सब केवल बैकग्राउंड था समझाने के लिए, लेकिन समझ जाओ तो अच्छी बात है। बहुत गहरी चीज़ है ये, लेकिन समझने वालों की बात है। अगर समझोगे तो, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं है भाई, आपके लिए कठिन होगा। हमारे लिए लग रहा है कि हम कितना अच्छा से अच्छा समझा दें। तो व्यय विधि देखो, व्यय विधि में हमने सी उपभोग किया, इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट इन्वेस्ट किया प्लस एक्स माइनस एम, यानी जो हमें वहाँ विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है वो जोड़ लिया। तो इससे हमारी जो व्यय है हम व्यय इसका भी करेंगे, और ये तो व्यय हो ही रहा है, ये भी निवेश हो रहा है आगे तो, और आगे और अच्छा प्राप्त करने के लिए और कमाने के लिए निवेश कर रहे हैं। सरकार भी निवेश कर रही है, और ये जो हमें आय मिलेगी यानी सरकार को जो मिलेगी वो भी कहीं ना कहीं खर्च होगी। तो इस जो है इनको जोड़ करके हम व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। ठीक है, चलिए अब सामाजिक लेखा विधि देख लेते हैं। सामाजिक लेखा विधि क्या है? सामाजिक लेखा विधि में है कि समाज के हर वर्ग की इनकम को जोड़ लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, समाज के हर वर्ग को समाज को कई वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे मान लो 5,000 से 10,000 इनकम वालों को अलग कर लिया, इनसे प्राप्त होने वाली आय को जोड़ लिया। 10,000 से 20,000 तक वालों को अलग ग्रुप बना लिया, 20,000 से 30,000 ग्रुप वालों को अलग बना लिया, या ऐसा ही है। तो इसको जो है सभी वर्गों से जितनी इनकम प्राप्त हो रही है उस सब को जोड़ लिया जाता है। तो ये सामाजिक लेखा विधि है। लेखा का मतलब है कि लिखना, चढ़ाना, एक डायरी बनाना, एक लेखा बनाना। तो ऐसे ग्रुप बना करके उन सारे ग्रुप्स की इनकम को जोड़ लिया जाता है और राष्ट्रीय आय प्राप्त कर ली जाती है। आय और उत्पादन की मिश्रित विधि। आय हमने पढ़ा, आय में क्या होता है, लगान प्लस ब्याज प्लस मजदूरी प्लस लाभ, ये हमारी आय होती है। और उत्पादन में क्या होता है, उत्पादन में हम जितनी भी वस्तुएं, चाहे प्राथमिक क्षेत्र की हो, चाहे द्वितीय क्षेत्र की हो, चाहे तृतीय क्षेत्र की हो, सबका उत्पादन जोड़ करके राष्ट्रीय आय मिला लेते हैं। अर्थात कुछ ऐसे भी होते हैं जो उत्पादन का कार्य नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आय नहीं मिलती है। जैसे बहुत छोटा किसान है तो वो उत्पादन तो कर रहा है लेकिन फिर भी उसको कोई इनकम नहीं मिल रही है। या कुछ ऐसे हैं जो जैसे कमाने वाले हैं, उनका उत्पादन नहीं हो रहा है। तो अगर उत्पादन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम जोड़ेंगे नहीं, उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। तो अब ये जो है दोनों को अगर मिला लिया तो इससे जो है हमारे जो राष्ट्रीय आय है वो सही निकल आएगी। और आजकल हमारे यहाँ सामाजिक लेखा विधि का प्रयोग किया जा रहा है। वैसे कुछ जगह पे आता है यहाँ उत्पादन की मिश्रित विधि का है, कुछ जगह पे आता है सामाजिक लेखा विधि का। इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, जो सही हो वो मानिए। अब आय और उत्पादन की मिश्रित विधि हो गई। व्यवसाय संगणना विधि। व्यवसाय, जैसे किसी का व्यवसाय है कृषि, किसी का व्यवसाय है नौकरी, किसी का व्यवसाय है कि कोई और काम जैसे खाना बनाना हो गया, किसी का काम है होटल मैनेजमेंट का। वो जितने भी व्यवसाय होते हैं सारे व्यवसायों का एक लेखा बना लिया जाता है और उससे प्राप्त होने वाली आय को जोड़ लिया जाता है और सबका जोड़ कर लिया जाता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों पर चर्चा की। कौन कौन सी विधि थी? सबसे पहले हमने पढ़ा उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि और सामाजिक लेखा विधि, आय और उत्पादन की मिश्रित विधि, व्यवसाय संगणना विधि। ये अगर आप हमारी बात को एक एक बात को अगर सहेज लिए, पढ़ लिए
तो आपको कभी कोई परीक्षा में रुकावट नहीं आएगी।